नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में नेट इनकम अप्रोच है उसके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेट ऑपरेटिंग इनकम कंसेप्ट है वो भी नेट इनकम अप्रोच की तरह डेविड ड्यूरेंट है उन्होंने प्रपाउंड करा था। फिर डिफरेंस इसमें ये आता है, नेट इनकम अप्रोच है वो तो ये बोलती है कि डेब्ट और इक्विटी मिक्स है, उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म है, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इसके अकॉर्डिंग आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मिक्स आता है डेब्ट इक्विटी का, उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म का कोई रेलेवेंस नहीं होता है। इट मीन्स ये इररिलेवेंट थ्योरी है। NI अप्रोच है उसमें कुछ अजम्पशंस थी, वैसे ही इसमें भी कुछ अजम्पशंस आपको लेनी होती हैं। डेविड ड्यूरेंट के अकॉर्डिंग इस अप्रोच में भी कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। सेकंड, आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना होता है। एक चीज़ इसमें और आती है कि आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है वो भी ऑलरेडी गिवन होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे आप डेब्ट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, बर्डन है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे ट्रांसफर होता है। इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है वो डेब्ट कैपिटल इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है, और कॉर्पोरेट टैक्स को इसमें भी इग्नोर करा गया है। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 3 सिचुएशन अपने को एनालाइज करनी है। मेन क्वेश्चन है जिसमें ऑपरेटिंग इनकम या EBIT है वो 3 लाख रुपीज आपको गिवन है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल जो आपको ऑलरेडी 12% गिवन है, और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट रहती है यानी अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर उसके बाद में एग्जिस्टिंग सिचुएशन में डेब्ट कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज गिवन है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है KO वो 15% अपने को गिवन है, और डेविड ड्यूरेंट के अकॉर्डिंग इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन 1 आता है जिसमें डेब्ट कैपिटल है उसको 5 लाख रुपीज से इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए डेब्ट कैपिटल लेनी है। और सेकंड ऑप्शन है उसमें डेब्ट कैपिटल डिक्रीज बाय ₹5 लाख, यानी सेकंड ऑप्शन में 5 लाख रुपए से डेब्ट अमाउंट है वो कम हो जाएगी, तो एग्जिस्टिंग से कंपेयर करें तो 10 लाख से घट करके 5 लाख रुपए रह जाती है। अब इस सिचुएशन में हम अपने को ये सब चीजें एनालाइज करनी है। 3 चीजें आती हैं, एक तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपका फॉर्मेट वही रहता है। सबसे पहले इसमें EBIT आता है जो क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज आपको ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद में इसमें से लेस करा जाता है इंटरेस्ट की अमाउंट को, और इंटरेस्ट है वो डेब्ट कैपिटल पे लगता है 12% 10 लाख रुपीज का। 12% हो गया इसका 1,20,000, 1,20,000 रुपए इसमें से घटाए जाएंगे, रिमेनिंग 1,80,000 रुपीज है, ये अमाउंट हो जाती है आपके लिए EBT की, अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब कल की तरह इसमें भी आपको एक तो वैल्यू ऑफ द फर्म V कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला अगेन वही EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। EBIT गिवन है यहाँ पे आपको 3 लाख रुपीज, इसको डिवाइड करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 15% क्वेश्चन में अपने को गिवन है। 15% में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्दर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आएगी 20 लाख रुपीज, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो 20 लाख रुपीज आता है। अब अपने को पता है लास्ट वाले नेट इनकम अप्रोच में देखा था, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है वो इस इक्विटी को S के नाम से डिनोट करा गया था। आप चाहो तो E भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, S+D। अब वैल्यू ऑफ द फर्म इसमें कैलकुलेट करा है वो 20 लाख रुपीज है। एस की वैल्यू का अपने को पता नहीं है, डेब्ट की अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज है। अब एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 20 लाख माइनस 10 लाख,
यानी इक्विटी की कैपिटल है वो 10 लाख रुपए इस क्वेश्चन में कैलकुलेट होती है। अब उसके बाद में आपको एक चीज और कैलकुलेट करनी होती है जो KE, जिसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला अब हो जाएगा इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय EBT, सॉरी उल्टा होगा इसका, EBT डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला अब इसका हो जाता है। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो EBT के अमाउंट है वो 1,80,000 इस क्वेश्चन में आती है। 1,80,000 को 10 लाख से डिवाइड करना है जो इक्विटी की टोटल अमाउंट आती है, और मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये 18% आएगा। यानी ये प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें KD 12% गिवन है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% गिवन है। आप इक्विटी की कॉस्ट निकालते हैं तो वो 18% आती है, इक्विटी के अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है तो वो 10 लाख रुपीज आती है, और वैल्यू ऑफ द फर्म है वो 20 लाख रुपीज आती है। ये प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। फिर ऑप्शन 1 आता है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है, यहां तक का कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी EBT की अमाउंट है वो ऑलरेडी कैलकुलेट, सॉरी इसमें चेंजेस आएंगे। सबसे पहले इसमें EBIT जो आपको 3 लाख रुपीज गिवन है, फिर इसमें से लेस करना होता है इंटरेस्ट की अमाउंट को। इंटरेस्ट अब चेंज हो जाएगा। ऑप्शन 1 में 5 लाख रुपीज से डेब्ट कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, तो स्टार्टिंग में 10 लाख रुपीज आपको गिवन था, 5 लाख रुपीज ये और हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 15 लाख। 15 लाख का 12% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आता है 1,80,000 रुपीज। लेस करने के बाद EBT के अमाउंट 1,20,000 रुपीज रह जाती है। अब फर्दर प्रोसेस है वो आपको रिपीट करनी है। वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करके देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कोई भी डेब्ट इक्विटी मिक्स रखो चेंज नहीं होती है, तो देखते हैं इसमें चेंज होता है या नहीं होता है। फॉर्मूला EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। EBIT इसमें 3 लाख रुपीज है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी अनचेंज्ड है 15%। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अमाउंट रिपीट होती है 20 लाख रुपीज। यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां पर भी सेम रहती है, सॉरी ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म है वो यहां पर भी सेम रहती है। फिर उसके बाद में फर्दर आपको कैलकुलेट करना होता है इक्विटी कैपिटल अमाउंट। इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ कैपिटल माइनस डेब्ट कैपिटल। अब यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म है वो 20 लाख रुपीज है, उसमें से डेब्ट कैपिटल आपको लेस करना है। 10 लाख है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में था, 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 15 लाख रुपीज टोटल अमाउंट हो जाएगी। लेस करने के बाद में अमाउंट रहती है रुपीज 5 लाख, यानी अब इक्विटी की अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज रहेगी। फिर फर्दर आपकी प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, EBT अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। EBT है वो यहाँ पे चेंज होके 1,20,000 रुपीज रह जाता है। 1,20,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी जो यहाँ पे 5 लाख रुपीज कैलकुलेट होती है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आएगा, सॉरी ये आता है कि इसमें 24%। यानी बात क्या निकल के आती है कि आपने कोई भी मिक्स रखा, वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपकी वापस से 20 लाख कैलकुलेट होती है। प्रेजेंट में भी 20 थी, ऑप्शन 1 में भी 20 आ रही है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ऑलरेडी गिवन है 15% वो अनचेंज्ड है। अगर आप डेब्ट की अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो उसका बर्डन इक्विटी शेयर होल्डर्स पे आ जाता है, उनकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो 18% था वो यहां पर इंक्रीज होकर के 24% हो जाता है। अब ऑप्शन सेकंड को एक बार करके देखते हैं।
ऑप्शन सेकंड में EBIT है, वो आपकी जो गिवन है वो वही रहेगी। इसमें 3 लाख रुपीज आपको गिवन है। फिर उसमें से लेस करा जाता है इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी। रीजन बीइंग ऑप्शन सेकंड है, उसमें आप ये बोल रहे हो डेप्ट की अमाउंट को 5 लाख रुपीज से डिक्रीज करना है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो 10 लाख रुपीज की अमाउंट थी उसमें से ये लेस हो जाएगा तो 5 लाख रुपीज रहेगा। अब 5 लाख रुपीज है, उसका 12% आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो कैलकुलेट होने के बाद अमाउंट आती है 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए इसमें से लेस कर दिए जाएंगे। 2,40,000 रुपीज है वो यहाँ पे EBT रह जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये लेस करने के बाद फिर से आपकी प्रोसीजर सेम रहेगी। वैल्यू ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EBIT 3 लाख रुपीज अनचेंज्ड है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% अनचेंज्ड है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी 20 लाख रुपीज यहाँ पे अनचेंज्ड रहेगी, सेम आएगी। फिर उसके बाद में वही वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस डेप्ट कैपिटल आता है इसका। वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी अनचेंज्ड 20 लाख रुपीज है, उसमें से डेप्ट कैपिटल है वो आपको लेस करनी है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो 10 लाख रुपीज के डेप्ट थे वो यहाँ पे डिक्रीज होके 5 लाख रुपीज रह जाएंगे। रीजन बीइंग 5 लाख रुपए से डेप्ट अमाउंट को डिक्रीज करा जा रहा है, तो वो अमाउंट अब 5 लाख रुपीज आएगी। ये लेस करने के बाद में इक्विटी की जो वैल्यू आती है वो 15 लाख रुपीज रह जाती है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अगेन EBT अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। EBT जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 2,40,000 रुपीज, उसको डिवाइड करना है इक्विटी के अमाउंट जो यहां पे निकल के आती है 15 लाख रुपीज, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2,40,000 डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये अमाउंट क्या परसेंटेज आएगा? 16%। अब इसमें आपने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन है उसमें भी वैल्यू ऑफ द फर्म 20 लाख रुपीज है, इक्विटी के अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज आती है और इक्विटी की जो कॉस्ट है वो 18% आती है। ऑप्शन 1 में आपने डेप्ट अमाउंट को 5 लाख रुपए से इंक्रीज करा, इट मीन्स उतनी अमाउंट है वो इक्विटी की कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द फर्म इसमें भी अनचेंज्ड 20 लाख रुपीज आती है और इक्विटी के अमाउंट है वो डिक्रीज होकर 5 लाख रुपए रह जाती है। अब जितनी इक्विटी की अमाउंट कम रहती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी कॉस्ट इंक्रीज होकर के 24% हो जाती है। बाकी वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अनचेंज्ड रहती है। ऑप्शन सेकंड में आप आते हैं, उस केस में डेप्ट अमाउंट डिक्रीज कर दिया आपने 5 लाख रुपए से, तो इक्विटी की अमाउंट 15 लाख आती है और इक्विटी की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो डिक्रीज होकर 16% रह जाती है। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आप कोई भी डेप्ट इक्विटी मिक्स रखो, उसका वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, मींस ये चीज कंप्लीटली इररिलेवेंट है। अगर आप डेप्ट की अमाउंट इंक्रीज करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे बर्डन इंक्रीज होता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है। जो आपने यहाँ पे देखा, इसमें जो 18% था डेप्ट इंक्रीज करा तो वो 24% हो गया। फिर आप इक्विटी की अमाउंट कम करते हो तो उन पे बर्डन कम होता है, बर्डन कम होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो कम हो जाता है। सॉरी, डेप्ट की अमाउंट कम करते हैं तो उस केस में इक्विटी पे डिपेंडेंस हो जाती है और इक्विटी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होके 16% लास्ट ऑप्शन में रह जाती है। अब इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।